1984 की बात है कि भारत का एक रॉ का एजेंट न्यूयॉर्क में एक चाइनीज़ नेशनल के पीछे घूम रहा था, उसको टेल कर रहा था। इस चाइनीज़ नेशनल का नाम था लियांग हेंग। कौन था लियांग? इसके पीछे भारत का एक रॉ का एजेंट क्यों इसको टेल कर रहा था? आज इस दिलचस्प कहानी में इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और इस ऑपरेशन को समझेंगे। लियांग जो था वो अक्सर एक कॉफ़ी शॉप में विज़िट किया करता था न्यूयॉर्क में, और उसी कॉफ़ी शॉप में एक रॉ का एजेंट बार बार उसके पीछे जाता था। उसका कारण था, लियांग अभी हाल ही में उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पास आउट किया था, और उसने पास आउट होने के बाद एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सन ऑफ रेवोल्यूशन। बड़ी महत्वपूर्ण किताब थी, अमेरिका में सडनली बड़ी पॉपुलर हुई थी क्योंकि एक चीनी नेशनल ने उसको लिखा था। और इस किताब में लियांग ने चर्चा की थी कि किस तरीके से चाइना के अंदर जब माओ ज़ेडोंग का रूल हुआ करता था तो लोगों को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। अब सवाल ये उठता है कि माओ ज़ेडोंग के एरा के बारे की किताब को इतनी पॉपुलैरिटी तो चलो मिल गई, लेकिन इतनी क्या खास बात थी कि रॉ के इस एजेंट को उसको टेल करना पड़ा? खैर, एक रियलिटी थी। रियलिटी ये थी कि न्यूयॉर्क में ये जो रॉ का एजेंट था, इसको उसी के एक अमेरिकन सोर्स ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, और वो अमेरिकन सोर्स एक पब्लिशिंग कंपनी में था, और ये पब्लिशिंग कंपनी वही थी जिसने ये किताब सन ऑफ रेवोल्यूशन छापी थी। उस अमेरिकन सोर्स ने इस भारत के एजेंट को ये बात बताई थी कि ये किताब की एक कॉपी जॉर्ज सोरोस ने पढ़ी है, और जब से उसने वो कॉपी पढ़ी है तब से वो उस पब्लिशिंग हाउस को बार बार फ़ोन करके कह रहा है कि मुझे इस ऑथर लियांग हेंग से मिलवाइए। उस बंदे ने ये टिप ऑफ दिया था, और उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि जॉर्ज सोरोस को क्या इंटरेस्ट है माओ के एरा की किताब को पढ़ के इस लेखक को मिलने की, पर कुछ तो चल रहा है जिसके बारे में शायद आप कुछ बेहतर जान पाए। जब से इस रॉ एजेंट को ये बात मालूम चली तब से वो बंदा लियांग को टेल कर रहा था। चंद हफ्तों के बाद टेल करते हुए एक ऐसी परिस्थिति आई कि लियांग और जॉर्ज सोरोस की फाइनली मुलाकात हुई। ये दोनों न्यूयॉर्क में एक बड़े टॉप पोस्ट, उस समय का एक फ्रेंच रेस्टोरेंट था, नाम नहीं लूँगा, अभी भी है, वहाँ पर ये दोनों लोग मिले, और उस मीटिंग में लगभग 5 घंटे दोनों के बीच में बातचीत हुई। जॉर्ज सोरोस और लियांग उस समय 5 घंटे एक रेस्टोरेंट के टेबल पर बैठ के चर्चा ये कर रहे थे कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के साथ कैसे इंगेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि जॉर्ज सोरोस उस समय लियांग को एक्सप्लेन कर रहा था कि क्योंकि चीन की सरकार ने हाल ही में 1979 में उस समय अपनी इकोनॉमी में बदलाव करके अमेरिका के साथ कैपिटलिज्म बेस्ड एंगेजमेंट रखना शुरू किया था, तो जॉर्ज सोरोस 1980 के दशक में चाहता था कि अमेरिका और चीन के रिश्ते और गहरे हों। उस 5 घंटे की मीटिंग में ये तक चर्चा हुई कि जॉर्ज सोरोस ने लियांग को ये भी बताया कि मैंने हाल ही में 1980 के दशक में ही हंगरी में, जहाँ पर जॉर्ज सोरोस खुद पैदा हुआ था, वहाँ पर उसने एक ओपन फाउंडेशन बनाई है जिसका नाम था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन थी ये पॉलिटिकल फिलैंथ्रोपी करती थी। पॉलिटिकल फिलैंथ्रोपी का मतलब है कि उन देशों के साथ इंगेज करना जहाँ पर अमेरिका अपना एजेंडा चलाना चाहती है, और जॉर्ज सोरोस जैसा व्यक्ति उन देशों में इकोनॉमी के नाम पे, अर्थव्यवस्था के नाम पर एनजीओ, इस प्रकार के छोटे छोटे सिविल सोसाइटी के संगठन बनाकर उन देशों में लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी के सीड्स प्लांट करता था। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इस प्रकार का सबवर्जन कर रही थी। और इस मीटिंग में जॉर्ज सोरोस ने लियांग को ये बात पूछी कि आप इतने बड़े एक इन्फ्लुएंशियल ऑथर हैं किताब के जो बड़ी पॉपुलर हुई है, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से मैं चाइना के साथ या चीनी सरकार के साथ कोई इंगेजमेंट कर पाऊँ? जब मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद चंद दिन लगाकर लियांग हेंग ने सोचा कि क्या किया जाए। उसने चीन सरकार के अंदर कई लोगों से संपर्क साध के उसने बात करने की कोशिश करी,
और तो और एक पॉइंट पे लियांग खुद चाइना चला गया। जॉर्ज सोरोस का ये मैसेज लेके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना थी उसके अंदर का एक जो छोटा गुट था जिसको रिफॉर्मर गुट माना जाता था, जो कि रिफॉर्म के पक्ष में थे, अर्थव्यवस्था के खुलने के पक्ष में थे, लिबरलिज्म के पक्ष में थे, उनसे मुलाकात करने चला गया कि शायद कोई पॉसिबिलिटी मिलाए। और जब लियांग चाइना गया उस समय भारत के इस रॉ के एजेंट ने अपने ही काउंटर पार्ट को चाइना में लियांग के बारे में टिप ऑफ किया। उसने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति चाइना आ रहा है, नज़र रखना उस पर, किससे मुलाकात कर रहा है और क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी हरकतें जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़ी हुई हैं। बीजिंग के अंदर भारत का एक उस समय का रॉ का एजेंट जो था, उस बंदे ने लियांग के ऊपर टेलिंग शुरू करी। टेलिंग करते हुए उसने देखा कि जब लियांग चाइना पहुंचा तो उस समय चाइना का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हुआ करता था जिसका नाम था ही वेलिंग। आते सार लियांग ने उससे मुलाकात करी। ही वेलिंग को उसने बताया कि किस तरीके से जॉर्ज सोरोस जो है चाइना में पैसा लगाना चाहता है, चाइना में ओपन सोसाइटी को प्रमोट करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, अमेरिका चीन के रिश्ते को मजबूत करना चाहता है। इसके बाद वो मिला दो और लोगों से। लियांग मिला सबसे पहले जू जियामिंग से। जू जियामिंग जो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक सीनियर लीडर था और ये माना जाता था कि वो एक रिफॉर्मिस्ट गुट का काफ़ी मशहूर लीडर है। इसके बाद लियांग की मुलाकात हुई वैंग केशन से। वैंग केशन चंद सालों के बाद चीन का उपराष्ट्रपति बना था, तो लियांग ने अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सप्लोर किया और जब उसने ही वेलिंग जैसे इकोनॉमिस्ट से मुलाकात करी तो उसने आगे लोगों से भी उसकी मुलाकात करवाई और एक निर्णय लिया गया कि जॉर्ज सोरोस के साथ रिफॉर्मिस्ट गुट के जो लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, वो इंगेज करेंगे। जैसे ही ये गेम प्लान पूरा वहाँ पर बना, इस गेम प्लान के तहत जॉर्ज सोरोस को वापस आके लियांग ने ये खबर दी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो आपके साथ इंगेज करना चाहते हैं। लेकिन प्रोसीजर ये था उस समय चाइना में कि यदि कोई बाहर का कंपनी वाला अगर चीन के साथ व्यापार करना चाहता था या चीन में आना चाहता था तो उसको चीन के अंदर एक लोकल बिजनेस पार्टनर की रिक्वायरमेंट थी। ये आज भी वहाँ पर ऐसी ही एक रिक्वायरमेंट है कि यदि आप चीन के साथ किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो आपको एक लोकल चीनी पार्टनर जो है, बिजनेस पार्टनर, उसके साथ टाई अप करके ही वो काम करना होगा। और उस समय जब ये बात हुई तो जॉर्ज सोरोस ने लियांग को ही बोला कि आप ही आइडेंटिफाई कर लीजिए। और लियांग ने उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सीनियर लीडर्स जिसके साथ संपर्क साधा था उनसे पूछा कि बताइए हम किसके साथ जो है टाई अप करें कि जॉर्ज सोरोस जो है चाइना आ सके। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के उस समय के लोगों ने लियांग को ये सलाह दी कि आप टाई अप कराइए जॉर्ज सोरोस का एक संस्था हमने जो बनाई है जिसका नाम है ESRI, इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट। इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट जो चाइना का था उस समय का 1980 के दशक का, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बहुत सारे लीडर थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो थी, जो कि चाइना का एक खुफिया विभाग है, उसके एजेंट्स भी इस समय इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट के हिस्से थे। जॉर्ज सोरोस के साथ उन्होंने इंगेजमेंट साधा। जॉर्ज सोरोस के साथ जब इंगेजमेंट हुआ तो उस इंगेजमेंट का अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन ये निकला कि 1980 के दशक में जॉर्ज सोरोस ने, इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट ने मिलके एक चाइना फंड लॉन्च किया। ये चाइना फंड का नाम था फंड फॉर रिफॉर्म एंड ओपनिंग ऑफ चाइना। और ये फंड की सारी फाइनेंसिंग जॉर्ज सोरोस ने खुद करनी थी। इस फंड की सारी फाइनेंसिंग में जॉर्ज सोरोस ने आइडेंटिफाई किया कि चाइना फंड में जितना भी पैसा लगाया जाएगा वो चाइना के अंदर सिविल सोसाइटी NGO को मजबूत करने में लगाया जाएगा और ये सारा का सारा पैसे का प्रयोग होगा जिससे कि चाइना में डेमोक्रेसी ग्रेजुअली प्रमोट होगी। भारत के रॉ के एजेंट्स जब उन्होंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि चाइना फंड बन गया है, चाइना फंड में पैसा जॉर्ज सोरोस लगाने जा रहा है, उन्होंने इस चीज़ को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया। 1986 की बात है। चाइना फंड को इनॉग्रेट करने के लिए जॉर्ज सोरोस खुद चाइना गया, बीजिंग गया। बीजिंग में उसने 7 दिन बिताए, चाइना फंड का ऑफिशियल लेवल पर इनॉग्रेशन किया। उस समय
चाइना के अंदर जो भारत का एक रॉ का एजेंट था, उसने इस पूरे इवेंट को भी कवर किया। और सबसे बड़ी बात, उसने सिर्फ इवेंट को कवर नहीं किया, उसने उस इवेंट में 2 बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ऑब्जर्व किया। उसमें से पहला व्यक्ति था जाओ जिंगियांग। जाओ जिंगियांग जो था, ये चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी बनने वाली पोजीशन पे आने वाला था, और साथ ही में था इसका सेक्रेटरी बाओ तोंग। जाओ जिंगियांग, बाओ तोंग, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उस समय चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, और दोनों के दोनों जॉर्ज सोरोस के साथ खड़े थे। चाइना फंड लॉन्च हुआ, चाइना के ग्रामीण इलाकों तक चाइना फंड के एजेंट्स जो थे अब वो पहुंचने लगे। वहाँ पर छोटे छोटे सिविल सोसाइटी के संगठन बनाए गए। रॉ इसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी, और रॉ ने जब ये चीज़ देखी कि प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो ये सिविल सोसाइटी संगठन बनाए जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि इन संगठनों के तहत कोई सिविल सोसाइटी का काम या कोई विकास के प्रोजेक्ट्स नहीं रन किए जा रहे, इनके थ्रू सबवर्जन किया जा रहा है, इनके थ्रू ग्रामीण इलाकों में लोगों को उकसाया जा रहा है कि चीन की सरकार के खिलाफ जो है आपको एकजुट होकर सरकार गिरानी है, क्योंकि चीन में डेमोक्रेसी लानी है। रॉ के एजेंट्स ने जब ये पूरे पैटर्न को अमेरिका से लेके चाइना तक ऑब्जर्व किया, इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करके 1987 में ये इन्फॉर्मेशन उस समय जो भारत का एम्बेसडर था चाइना का, उसको पेश की गई कि ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है। भारत के एम्बेसडर ने उस समय चीन की सरकार में एक बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, और उनका जो नाम था वो था जाओ जिंगियांग के साथ साथ, बाओ तोंग के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जी जोंगजुंग। जी जोंगजुंग जो थे, ये जी जिनपिंग के पिता थे। जी जोंगजुन उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक बहुत ही बड़े व्यक्ति थे। भारत का एम्बेसडर उनसे मिला, उसको जाके बात बताई कि साहब, जॉर्ज सोरोस ये जो यहाँ पर चाइना फंड बना के हरकतें कर रहा है, इन हरकतों से जितना जल्दी हो पाए छुटकारा पा लीजिए, क्योंकि ये हरकतें कहीं ऐसा ना हो कि चीन में एक बहुत बड़ा बवाल क्रिएट कर दें। और उस समय जब ये बात बताई गई तो जी जोंगजुंग, जी जिनपिंग के पिता जो थे, उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया, और रॉ की इस रिपोर्ट के बेसिस पे सबसे पहली कार्रवाई ये की गई कि जो चाइना फंड पार्टनर कर रही थी इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट के साथ, उस ESRI को बंद किया गया, और तुरंत चाइना फंड की एंगेजमेंट चेंज करके चाइना इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज सेंटर के साथ कर दी। जी जोंगजुंग का ये जो काम था कि इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म इंस्टीट्यूट को बंद करके चाइना इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज सेंटर के साथ एंगेजमेंट चाइना फंड की बना देना, एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। क्योंकि नाम सुनिए, नाम है चाइना इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज सेंटर, और ये है फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की, सीधी सीधी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंडर कंट्रोल के अंदर काम करने वाली। इसके साथ जैसे ही एंगेजमेंट हुआ, उस समय जो जी जोंगजुंग थे, जी जिनपिंग के पिता, जो हेड कर रहे थे चाइना इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के बिहाफ पे, उन्होंने ये चीज़ पूरी पकड़ ली। उन्होंने ये चीज़ देख ली कि किस तरीके से चाइना के अंदर जॉर्ज सोरोस पैसा लगा के प्रोजेक्ट्स के नाम पर, इकोनॉमी को मजबूत करने के नाम पर, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाने के नाम पर ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहा है, ग्रास रूट लेवल पर लोगों को भड़का रहा है कि चीन की सरकार को गिराइए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि 1987 में रॉ के इस रिपोर्ट के बाद चाइना के अंदर जी जोंगजुन को इतनी बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता क्या थी। आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि 1962 की झड़प के बाद भारत की रॉ को क्या पड़ी थी कि चाइना को इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पास करने की। अगर जॉर्ज सोरोस एंगेज कर भी रहा था चाइना से और वहाँ पर डेमोक्रेसी का प्रमोशन कर रहा था एक ग्रास रूट लेवल पर, तो करने देते। चीन तो हमारा वैरी है। लेकिन एक चीज़ थी, और चीज़ ये थी कि 1988 में 1988 में
राजीव गांधी ने एक निर्णय लिया था कि वो चाइना जाएगा, और चाइना जाके जो 1962 के समय से दोनों देशों के बीच में एक ब्लैकआउट हुआ था रिलेशनशिप, उसको रिवाइव करेगा। इसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी 1978 में रख चुके थे, लेकिन 1988 में जब राजीव गांधी ने ये निर्णय लिया, उस निर्णय से पहले 2 साल इस चीज़ पे बैकग्राउंड वर्क किया जा रहा था। 1986 से 1986 से भारत और चीन के दूतावास जो थे, भारत और चीन के बीच में जितने भी डिप्लोमेट्स थे, एक बैक एंड बैक चैनल लेवल पर वो चुपचाप काम कर रहे थे रिलेशनशिप को रिवाइव करने की। और ये रिपोर्ट का खुलासा करना हमारे हिसाब से ये था कि एक गुडविल मेजर होगा, कि चीन को जब ये गुडविल मेजर के तहत बताया जाएगा कि आपके देश में सबवर्जन हो रहा है, रिश्ते और बेहतर बनाने में सरलता मिलेगी। और ये हुआ 1988 में। 1988 में जब राजीव गांधी इवेंचुअली चाइना गया, उसके बाद से भारत और चीन के रिश्तों के बीच में एक नई डायरेक्शन आई। 1988 के बाद भारत और चीन ने 1993 में, 1996 में बहुत सारे बॉर्डर को लेकर भी एग्रीमेंट साइन करे। इसीलिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पढ़ते हैं, हम जनरली कहते हैं कि 1988 की विजिट एक ब्रेकिंग पॉइंट थी, टिपिंग पॉइंट थी भारत और चीन के रिश्तों के बीच में भी। और ये गुडविल मेजर के तहत जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति को एक्सपोज करके उसका पूरा गेम प्लान जब चीन को बताया गया, चीन को समझ आई। 1988 में राजीव गांधी की विजिट तो हुई, लेकिन उस विजिट के बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि 1989 में चाइना में जॉर्ज सोरोस के इस पूरे गेम प्लान का एग्जीक्यूशन होते हुए दिखा। आज की डेट में इतिहास में जब हम टियाननमेन स्क्वायर की बात करते हैं, तो ये जो टियाननमेन स्क्वायर का इंसिडेंट है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने चीन की सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद उस प्रोटेस्ट को कुचला गया था, ये जो प्रोटेस्ट पोटेंशियल थी, हर एक प्रोटेस्ट के पीछे एक प्रोटेस्ट पोटेंशियल होता है। कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी प्रोटेस्ट को सिर्फ प्रोटेस्ट के नज़रिए से नहीं देखती, वो देखती है कि इसके पीछे का प्रोटेस्ट पोटेंशियल बनाने वाले कौन थे। और टियाननमेन स्क्वायर के इस इंसिडेंट के बाद एक चीज़ प्रूव हो गई कि जॉर्ज सोरोस CIA का एक एजेंट था। CIA के बिहाफ पे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाकर इस प्रकार की हरकतें चीन में कर रहा था। और जब ये हरकतों की वजह से टियाननमेन स्क्वायर का इंसिडेंट 1989 में हुआ, उसके बाद चाइना फंड तो बंद हुआ ही हुआ, लेकिन चीन के मन में ये चीज़ तय हो गई कि अमेरिका के साथ आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका व्यापार के नाम पर अगर ऐसे करेगा तो उसके बाद चीन ने अपनी रणनीति बनाई, और उसने उस रणनीति के तहत अमेरिका को किस तरीके से तबाह किया, आने वाले समय में कोई और वीडियोस बना के आपको उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आई होप कि आज के इस पूरे एपिसोड से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि चाहे कोई देश आपका सबसे बड़ा वैरी भी हो, पर कई बार राष्ट्रीय हित में यदि रिश्ते इंप्रूव करने की आवश्यकता होती है, तो बैक चैनल लेवल पे इस प्रकार के काम खुफिया तौर पर किए जाते हैं। धन्यवाद।